ग्रेगर जॉन मेंडल, शॉर्ट में कहते हैं इसको G.J. मेंडल। ठीक, जेनेटिक्स अगर समझनी है तो पहले इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो मत करना। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। इन्होंने ही जेनेटिक्स की नींव रखी थी। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो जेनेटिक्स की नींव रखना और जेनेटिक्स का जन्म होना, दोनों में फ़र्क है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की जो नींव है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही रखी थी। इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जिससे इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया? जेनेटिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल है, जहाँ से जेनेटिक्स शुरू होती है, जो आधार है जेनेटिक्स का, वो बेसिक प्रिंसिपल, जो बेसिक लॉ है, वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। इन्होंने मटर के पौधे पर स्टडी किया, अपना जो रिसर्च थी वो इन्होंने मटर के पौधे पर की थी, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 14। मटर को ही इन्होंने क्यों चुना, उसकी पीछे वजह थी। सॉरी, इनका जो एक्सपेरिमेंट था इसमें उनको हाइब्रिडाइजेशन करना था, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना था। अब चूंकि मटर एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और चूंकि इनके एक्सपेरिमेंट में सेल्फिंग भी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए इन्होंने एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप चुनी जो कि मटर थी। मटर क्यों चुनी इन्होंने? एक तो इसका फ्लावर का साइज़ बड़ा होता है, फ्लावर का साइज़ बड़े होने से वहाँ पर हैंड मैस्कुलेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कराने में बहुत आसानी होती है। दूसरा, मटर का जो बीज होता है, सीड होता है, वो काफ़ी बड़ा है, साइज में बड़ा होता है, इसलिए जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। मटर के जो सीड है वो आसानी से अवेलेबल थे, शॉर्ट ड्यूरेशन थी, मतलब 1 साल में आप कई पीढ़ियाँ इसकी लगा सकते हो। ये कुछ वजह थी मटर के पौधे को लेने की। ठीक है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था वो कब से शुरू किया था? हमारे देश में क्रांति कब आई थी? 1857 में। तो 1857 से ही इन्होंने अपनी ये क्रांति शुरू कर दी। ठीक 7 साल इनका एक्सपेरिमेंट चला, मतलब 1800 लेके कब तक? 1800 से 64 तक, यानी कि ये जो इनका एक्सपेरिमेंट है वो कब तक चला था? 7 साल तक इनका एक्सपेरिमेंट चला। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया उसका उन्होंने एक रिसर्च पेपर बनवाया, अपने पूरे एक्सपेरिमेंट का उन्होंने एक रिसर्च पेपर बनवाया, और उस रिसर्च पेपर का जो टाइटल था, उसका टाइटल क्या रखा उन्होंने? टाइटल रखा उन्होंने एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। देखो उस वक्त जब भी कोई रिसर्च करता था, पब्लिकेशन करता था, तो वो एक सोसाइटी में जाके बताता था कि मैंने ये रिसर्च की है, ये डिस्कवरी की है। वो सोसाइटी फिर अपनी जर्नल्स थी, किताबें थी, उसमें उसको पब्लिश करती थी। तो उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट है, अपनी जो रिसर्च है, वो 1865 में कहाँ पर बताई उन्होंने? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ब्रून एक जगह का नाम है। यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च को पेश किया। 2 मीटिंग हुई थी, उन दोनों मीटिंगों में अपनी रिसर्च को उन्होंने बता दिया। और 1866 में, 1866 में उनका ये रिसर्च पेपर, जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये रिसर्च पेपर हो गया पब्लिश्ड। ठीक है, उनके वॉल्यूम 4 में, किताबों को होते हैं वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 4 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के वॉल्यूम 4 में इस एक्सपेरिमेंट को, इस रिसर्च पेपर को पब्लिश कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो मेंडल थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट हॉक बीड पर भी किया था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट हनी पर भी किया था, हनी भी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट फ्रेंच बीन पर भी किया था, जहां वो अपने एक्सपेरिमेंट को करने में फेल्ड हो गए थे। जो एक्सपेरिमेंट, जो रिजल्ट उनके मटर पर आए थे, वही रिजल्ट यहाँ पर नहीं आए। उसके पीछे कुछ वजह थी, वो वजह आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके जैसे कि हनी बी की अगर बात करें तो यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है, इसके अंदर एपोमिक्सिस पाई जाती है। मेंडल का जितना भी एक्सपेरिमेंट था वो पूरा की पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे था, कहीं पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। इन तीनों के अंदर क्या था? देखो मेंडल के टाइम पर एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम आपने सुना होगा, चार्ल्स डार्विन, बहुत फेमस थे।
चार्ल्स डार्विन को कहीं ना कहीं ये लगा था कि मेंडल बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही गजब का था। इन्होंने जो रिसर्च की थी ना वो बहुत शानदार थी। डार्विन को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई थी और डार्विन ने जानबूझकर ये वाले प्लांट के ऊपर, ये हनी बी के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने जो मटर पे किए थे वही एक्सपेरिमेंट करने को कह दिया। उनको मालूम था कि जो एक्सपेरिमेंट मटर पे किया है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, और मेंडल यहाँ पर फेल भी हो गए थे। अब देखो हुआ क्या था, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 लॉ दिए। इनकी जो पूरी रिसर्च थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। कितने लॉ दिए थे? 2। ठीक है, कई जगह पर आपको 3 मिल जाएंगे, कई जगह पर 4 मिलेंगे, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना। मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही लॉ दिए थे और 2 कंसेप्ट दिए थे। ठीक, ये आप लोग हमेशा याद रखना। 2 लॉ कौन से हैं? एक तो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आप लोग हमेशा याद रखना। केवल 2 ही लॉ थे और कंसेप्ट दिया था डोमिनेंस का, जिसे आज हम लोग लॉ के रूप में पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जैसा मेंडल ने कुछ भी नहीं दिया था। मेंडल ने सिर्फ 2 लॉ दिए थे। आप बहुत सारी किताबों में देख लोगे, पढ़ लोगे, कहीं पर भी भ्रमित मत होना। मेंडल ने सिर्फ 2 ही लॉ दिए थे। आपको एग्जाम में 2 ही आंसर देना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डोमिनेंस और रिसेसिव का दिया था इन्होंने कंसेप्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन थोड़ा सा देख लेते हैं और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देख लेते हैं क्या हुआ था। मेंडल ने इस मटर के अंदर टोटल 7 कैरेक्टर स्टडी किए। कितने? 7 कैरेक्टर। और वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे? वो 7 कैरेक्टर एक बार देख लो। कॉटिलिडन कलर, पहले तो कलर एक तरफ लिख लो, शेप एक तरफ लिख लो, अपने आप बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। कॉटिलिडन कलर, सीड कोट कलर, ठीक। तीसरा है आपका पॉड कलर। 3 तो कलर उन्होंने लिए, ठीक। अब आ जाओ शेप, पॉड शेप और सीड शेप। 2 तो शेप ले लिए, ठीक। एक लिया उन्होंने फ्लावर की पोजीशन और आखिरी था उनका प्लांट हाइट। ये 7 कैरेक्टर आप लोग याद रखना। ये 7 कैरेक्टर थे जो मेंडल ने स्टडी किए थे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। इन्हीं 7 कैरेक्टर पर 7 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और ये 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों लॉ ही पूरे जेनेटिक्स का आधार है। ये आप समझ गए ना तो जेनेटिक्स बड़ी आसान है समझना। देखो क्या होता है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ है, ये हर जगह लागू होता है। अभी तक की जितनी भी रिसर्च हुई है, जितनी भी स्टडी हुई है, वहां तक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी अपवाद नहीं कोई ढूंढ पाया है, ना ही कभी कोई ढूंढ पाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल है, हर जगह लागू होता है। अब होता क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो देखो। मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे। उन 7 में से अपन को एक ले लेते हैं समझने के लिए, और सबसे आसान तरीका जो समझने का है वो है हाइट वाला ले लो, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, यहाँ पर इनके जो कैरेक्टर या जीन को अपन जो लिखते हैं ना, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसको आप कभी याद मत करना। जैसे आपने ज़्यादातर देखा होगा, जो टॉल होता है उसको अपन कैपिटल टी लिखते हैं, ठीक है। जो ड्वार्फ होता है उसको स्मॉल टी लिखते हैं। ये याद मत करना, ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है। ये तो किताबों में दे दिया कैपिटल टी स्मॉल टी समझने के लिए। मेरी मर्जी, मैं तो इसको कैपिटल ए भी बोल सकता हूँ, इसको स्मॉल ए बोल सकता हूँ। आपकी मर्जी, आप इसे कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स कहें, जो आपकी मर्जी है वो आप इसे दे सकते हो। ये याद करने की चीज़ नहीं है, आप लोग इसे रटना मत, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये सिर्फ समझने के लिए है। आप चाहो तो उसको कैपिटल ए स्मॉल ए भी कह सकते हो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी बोल सकते हो, कैपिटल डी स्मॉल डी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है। तो अपन ये हाइट वाला ये एक ले लेते हैं, वहीं से समझते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता दूं। एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि यही क्रॉस उन्होंने
किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब जब भी हम कोई क्रॉस करें और केवल एक जीन को स्टडी करें या एक कैरेक्टर को या एक जीन को जब हम एक क्रॉस में स्टडी करते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और जब हम दो कैरेक्टर को या दो जीन को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसे डाईहाइब्रिड कहते हैं। तीन को स्टडी करेंगे तो ट्राईहाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, वो कोई सा भी क्रॉस हो हर जगह काम करता है। अच्छे से समझना है तो अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इसको समझते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखो सेग्रीगेशन का हिंदी का मतलब होता है अलग होना, सेपरेट होना। मान लो हमने यहाँ पर एक प्लांट ले लिया, हाइट वाला कैरेक्टर हम ले रहे हैं। एक प्लांट कैसा है, टॉल है, और दूसरा प्लांट कैसा है, ड्वार्फ है। ठीक, ये जो टॉल प्लांट है इसके अंदर क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, इसके अंदर कैसा होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब एक चीज और समझ लो, एक होता है होमोजाइगस जीन और एक होता है हेट्रोजाइगस जीन। देखो मेंडल जब मटर के पौधे पर स्टडी किया ना तो टोटल 32 वैरायटी वो ढूंढ कर लाए थे, जिसमें से उन्होंने होमोजाइगस वैरायटी ढूंढी थी प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट करके। जो 7 साल का एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, उसमें से शुरू के 2 साल तो इसी प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट में निकल गए। कहने का मतलब ये है मेरा कि मटर के जो पौधे उन्होंने स्टडी किए, जो वैरायटी उन्होंने स्टडी की, वो सबकी सब होमोजाइगस थी। होमोजाइगस का मतलब होता है जब सेम टाइप के एलील एक जीन के अंदर प्रेजेंट हो। जब किसी जीन में सेम एलील हो, एलील समझते हो ना अपन, बहुत सारी चीजें भैया देखो। एलील का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। जैसे कोई जीन है, उस जीन के अंदर बेसिकली जनरली 2 एलील होते हैं। जैसे कि मान लो प्लांट हाइट की बात करते हैं। प्लांट हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर किससे कंट्रोल होगा, एक जीन से कंट्रोल होगा। इस प्लांट हाइट को एक कैरेक्टर है और कैरेक्टर किससे कंट्रोल होता है, जीन से कंट्रोल होता है। अब इस प्लांट हाइट के 2 रूप हैं, प्लांट हाइट टॉल भी हो सकती है और प्लांट हाइट ड्वार्फ भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जीन के भी 2 रूप होंगे, एक जो टॉल के लिए और दूसरा ड्वार्फ के लिए। तो जो टॉल के लिए उसको हमने कैपिटल टी लिख दिया और जो ड्वार्फ के लिए उसको हमने स्मॉल टी लिख दिया। इससे आसान तरीका कोई और है नहीं, और ना ही इससे आसान तरीके से और कोई समझा सकता है। ये क्या बात हो गई, ये जो चीज़ है वो क्या हो गया आपका, एलील हो गई। ये क्या हो गया, एलील। अब आपने देखा होगा कि जो अब जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट हाइट है, तो या तो ये टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, दोनों तो हो नहीं सकते, कोई एक होगा, या तो वो टॉल होगा या फिर वो ड्वार्फ होगा। सेम वही चीज़ या तो कैपिटल टी में आएगा या फिर स्मॉल टी में आएगा। कोई भी अपने आप को एक ही एक्सप्रेस कर सकता है, या तो कैपिटल टी वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, या स्मॉल टी, या तो वो प्लांट टॉल होगा या वो प्लांट ड्वार्फ होगा, या तो कैपिटल टी का एक्सप्रेशन आएगा या फिर स्मॉल टी का एक्सप्रेशन आएगा। इसीलिए तो एलील को कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक रूप है ये। अल्टरनेटिव, अगर 2 हैं तो 2 में से कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, उसे कहते हैं क्या, एलील। तो अगर किसी जीन में एलील एक जैसे हैं तो उसे होमोजाइगस कहते हैं, और अगर किसी जीन में एलील अलग अलग हैं तो उसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। जैसे होमोजाइगस में मान लो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, ये क्या है, होमोजाइगस है। लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा है, हेट्रोजाइगस है। तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर स्टडी किए ना, वे 7 कैरेक्टर होमोजाइगस थे। कैसे थे, होमोजाइगस, ये याद रखना। तो मेंडल जब भी स्टडी करेगा, जब भी कोई क्रॉस करेगा, कैसे करेगा, वो होमोजाइगस पेरेंट के साथ। इसलिए यहाँ पर अपन ने टॉल के लिए क्या लिया, हालांकि टॉल तो भैया कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, लेकिन हमने कैपिटल टी ही लिया है। क्यों, क्योंकि मेंडल ने होमोजाइगस कैरेक्टर लिए थे। तो कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए क्या हो गया, स्मॉल टी। ठीक है, इन दोनों का कराया क्रॉस पॉलिनेशन। देखो यहां पर तो कैपिटल टी है, ये वाला प्लांट, इसको मान लो मेल और इसको मान लो फीमेल। ठीक है भाई, ये गैमीट बनाएगा, उस गैमीट में क्या होगा, सिर्फ कैपिटल टी होगा। ये गैमीट बनाएगा, उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ स्मॉल टी होगा। किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर क्या है, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी ही बनना है। स्मॉल टी कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल टी ही बनना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां पर काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहां काम करता है, जहां पर अलग अलग एलील होते हैं। ध्यान रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही काम करेगा। होमोजाइगस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना,
कैपिटल टी है तो एक कैपिटल टी आ जाएगा, स्मॉल टी है तो एक स्मॉल टी आ जाएगा उसके गैमीट में। ये हो गया क्या, इसके मेल गैमीट, और ये हो गया फीमेल गैमीट। ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज होगा, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, F1। अच्छा, ये जो F होता है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है, फिलियल। फिलियल का मतलब होता है प्रोजेनी। किसी को नहीं पता हो तो अब देख लो, F का मतलब होता है फिलियल, फिलियल का मतलब होता है प्रोजेनी, मतलब ये पहली पीढ़ी आ गई, इसलिए इसको बोलते हैं F1। ये क्या है आपका F1। अच्छा, आपको बताओ यहाँ पर ये जो F1 है ये कैसा होगा, टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा। यहाँ पर मेंडल ने दिया था अपना डोमिनेंस वाला कंसेप्ट। मेंडल ने कहा था कि जो डोमिनेंट जीन होता है वो अपना प्रभाव हमेशा दिखाता है, जो डोमिनेंट जीन होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा। मतलब यहाँ पर ये कैपिटल टी है, ये कैसा है, डोमिनेंट है, और स्मॉल टी कैसा है, रिसेसिव है। तो डोमिनेंट जीन होता है वो अपना एक्सप्रेशन, अपना प्रभाव दिखाता है, और ये अपना प्रभाव नहीं दिखाता। इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस और कंसेप्ट ऑफ रिसेसिव, जिसे आज कुछ किताबों में लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से पेश किया गया है। तो ये कंसेप्ट था, ना कि कोई लॉ। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस मतलब जहां पर अलग अलग जीन हो, वहां पर जो डोमिनेंट जीन है वो अपना प्रभाव दिखाता है और रिसेसिव जीन अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। तो बताइए, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिव के अकॉर्डिंग ये कैसा होगा, टॉल या ड्वार्फ। यहाँ पर कैपिटल टी है वो अपना प्रभाव दिखाएगा, और कैपिटल टी किसके लिए है, टॉल के लिए। मतलब ये F1 कैसा होगा, टॉल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेंडल ने यहां पर कराया इसकी सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, उसको शॉर्ट में कहते हैं सेल्फिंग। मतलब इसका पॉलन ग्रेन इसी के फीमेल के साथ फ्यूज होगा। मतलब कैपिटल टी का क्रॉस हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही कराएंगे, सेम प्लांट के अंदर हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है इसका। ठीक, अब देखो यहां पर कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस। यहां भी कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, कैपिटल टी तो कैपिटल टी बन गया, स्मॉल टी तो स्मॉल टी बन गया। यहां पर समस्या है, यहां पर एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। अब इसके अंदर जो गैमीट बनेंगे ना, वो दो प्रकार के बनेंगे। इसके अंदर जो गैमीट बनेंगे वो दो प्रकार के बनेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहीं से काम करना शुरू करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन से। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है एक प्लांट जितने भी गैमीट बनाएगा, उस गैमीट के अंदर, या एक प्लांट जितने भी गैमीट बनाएगा, वो गैमीट कितने प्रकार के होंगे, वो उतने ही प्रकार के गैमीट बनाएगा जितने प्रकार के उस हेट्रोजाइगस के अंदर जीन होंगे, और बराबर संख्या में गैमीट बनेंगे। ये कौन कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहां पर मान लो कि ये जो प्लांट है इसके अंदर कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक एलील ये हो गया, दूसरा एलील ये हो गया, दो प्रकार के एलील हैं। मान लो इस प्लांट ने 100 गैमीट बनाए, कितने गैमीट बनाए, 100 गैमीट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 गैमीट के अंदर कैपिटल टी जाएगा और बाकी के 50 गैमीट के अंदर स्मॉल टी जाएगा इक्वली। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो गैमीट के अंदर दो प्रकार के जो गैमीट बनेंगे, क्योंकि दो प्रकार के एलील हैं तो दो प्रकार के गैमीट बनेंगे, और दोनों ही प्रकार के गैमीट बराबर संख्या में बनेंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम लोग, इंसान। कैसे, वो मैं आपको समझाऊं। देखो बड़ा सिंपल सा है, जेनेटिक्स को जितना लोग टफ बनाते हैं उतना टफ है नहीं, बड़ा सिंपल सा तरीका है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने का, ये वाला कंसेप्ट समझने का। ये रहा मेल और ये रहा फीमेल। ठीक है, फीमेल क्या बनाती है, एग बनाती है, अंडा। ठीक, फीमेल के अंदर क्रोमोसोम कैसे होते हैं, XX। मेल के अंदर क्रोमोसोम क्या होते हैं, कैपिटल X और Y। ये मेल के होते हैं। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। इंसानों के अंदर फीमेल क्या बनते हैं, एग बनाती है, जिसको बोलते हैं अपन फीमेल गैमीट। एग क्या है उसका, फीमेल गैमीट है। और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम दो ही प्रकार के होते हैं, कैपिटल X और कैपिटल X, या XX बोलो, कैपिटल छोड़ो, XX। तो यहाँ पर क्या है, होमोजाइगस है। फीमेल कैसी होती है, होमोजाइगस। ध्यान रखना, जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी औरतें, जितनी भी फीमेल हैं हमारी पृथ्वी पर, वे सब की सब कैसी हैं, होमोजाइगस हैं। तो यहाँ पर तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम नहीं करेगा। जो एग बनेगा उसके अंदर क्या होगा, X ही होगा। अब जो मेल हैं वो बनाएंगे अपने क्या, मेल गैमीट, मेल गैमीट जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर मेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं। मेल कैसे होते हैं, हमेशा हेट्रोजाइगस। कोई भी इंसान हो वो हमेशा हेट्रोजाइगस होगा। उसके अंदर दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक और एक दूसरा कैपिटल वाई। मान लो इस व्यक्ति ने 1000 स्पर्म बनाए। कितने स्पर्म बनाए, 1000। उस 1000 में से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग 500 स्पर्म के अंदर एक्स जाएगा और बाकी के 500 के अंदर कैपिटल वाई जाएगा। अब जब ये स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज होगा तो यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, तो ये एक्स एक्स मतलब लड़की पैदा होगी। जब अगर वाई वाला स्पर्म इसके साथ फ्यूज हो जाए तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई मतलब कि लड़का पैदा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ क्या समझ में आती है कि हमेशा चाहे लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, हर बार इनके चांसेस 50-50% रहते हैं। जैसे कि मान लो इस बार मुझे और मेरी पत्नी को लड़का पैदा हुआ है, तो अगली बार लड़की पैदा होने के चांसेस क्या हैं, वही 50%। उसके बाद फिर लड़की पैदा होने के चांसेस 50%, लड़का होने के चांसेस 50%। हमेशा लड़की या लड़की होने के चांसेस जो है वो 50% ही रहते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से, क्योंकि जो दो प्रकार के गैमीट बने हैं वो बराबर बराबर संख्या में बन रहे हैं। हाँ, मान लो यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम नहीं करता और मान लो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता कि जो 1000 स्पर्म थे उसमें से मान लो 750 स्पर्म वाई वाले बन रहे हैं और केवल 250 स्पर्म एक्स वाले बन रहे हैं, तो फिर लड़के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर बराबर बराबर संख्या में बनते हैं, इसलिए लड़का और लड़की दोनों के चांसेस क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को 4 बच्चे होते हैं, चारों लड़कियां होती हैं, 4 बच्चे चारों लड़के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई इस बार लड़का हुआ है तो अगली बार लड़की हो जाएगी। हो सकता है 2 बार लड़का हो गया तो तीसरी बार लड़की ही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है तीसरी बार भी लड़का ही हो या तीसरी बार भी लड़की ही हो। तो लड़का होगा कि लड़की होगी, इसके चांसेस हमेशा 50-50% रहते हैं, क्योंकि जो स्पर्म बन रहे हैं, जो मेल गैमीट बन रहे हैं, वो बराबर बराबर संख्या में बनते हैं। यही कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, समझ आ गई ये वाली बात। अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दूसरी बात ये बताता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो 2 एलील प्रेजेंट हैं, भाई हेट्रोजाइगस में क्या है, 2 अलग अलग एलील होंगे, वे दोनों एलील कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, कभी भी एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करेंगे। जैसे कि ये कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखाएगा, ये स्मॉल टी अपना प्रभाव दिखाएगा, ये कभी भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाता और ना ही स्मॉल टी कभी इसके ऊपर प्रभाव दिखाएगा। दोनों अपने अपने अलग अलग फॉर्म में रहते हैं, कभी भी मिक्स नहीं होते। ठीक है, ये कुछ बातें हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो यहाँ पर 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। यहाँ पर भी 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक बात और कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो गैमीट बन रहे हैं ये गैमीट के पास पूरा चांस होता है, इनके पास इक्वल कैपेसिटी होती है कि वो किसी दूसरे गैमीट के साथ रैंडमली फ्यूज कर सकते हैं। मतलब ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, स्मॉल टी यहाँ भी फ्यूज कर सकता है और यहाँ भी फ्यूज कर सकता है। इक्वल चांस, ध्यान रखना कैसे चांस होते हैं, इक्वली, मतलब सभी के पास बराबर बराबर चांस होंगे। तो जब कैपिटल टी के साथ फ्यूज होगा, कहाँ गया ये, नहीं ये वाला है, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी। ठीक, जब ये कैपिटल टी यहाँ इसके साथ फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी जब इसके साथ फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी। और जब ये इसके साथ फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, स्मॉल टी। बताओ ये कैसा दिखेगा, ये कैसा होगा, ये तो टॉल ही होगा। ये कैसा होगा, यहाँ पर कैपिटल टी है तो ये भी कैसा होगा, टॉल होगा। ये भी कैसा रहेगा, टॉल, और ये कैसा रहेगा, ड्वार्फ। मतलब 4 बच्चों में से, 4 प्लांट में से 3 तो हैं टॉल और 1 है कैसा, ड्वार्फ। यही 3:1, ये क्या है, फिनोटिपिक रेशो है। अब ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्या होता है उसको भी देख लो। एक होता है फिनोटिपिक और एक होता है जीनोटिपिक। फिनोटिपिक मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ अ प्लांट, जो चीज़ हम देख सकते हैं, प्लांट का जो बाहरी आकार है, जैसे कि प्लांट के अंदर फूल लाल रंग के हैं कि पीले रंग के हैं, ये हम देख सकते हैं। प्लांट के अंदर सीड जो है वो गोल है या चपटा है, वो हम देख सकते हैं। प्लांट की हाइट ज़्यादा है कि कम है, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम देख सकते हैं वो फिनोटिपिक हो गया। जो चीज़ हम नहीं देख सकते, जैसे कि एक प्लांट है, ये प्लांट कैसा है,
टॉल है, ठीक, इसको हम देख सकते हैं भाई, प्लांट लंबा है हम देख सकते हैं, मतलब ये टॉल क्या हो गया, फिनोटिपिक कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पर जो टॉलनेस है वो दो वजह से हो सकती है, मतलब इस टॉल के लिए कोई ना कोई जीन तो होगा। अब ये टॉल यहाँ पर हो सकता है कैपिटल टी हो सकता है स्मॉल टी और कैपिटल टी हो, दोनों की वजह से टॉल हो सकता है। ये आप नहीं देख सकते, क्या जीन को आप देख सकते हो, हम सिर्फ फिनोटिपिक कैरेक्टर देख सकते हैं। उस फिनोटिपिक कैरेक्टर को कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है वो हम नहीं देख सकते, वही होता है जीनोटाइप जो हम नहीं देख पाते, और जो हम देख लेते हैं वो होता है फिनोटाइप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, और ये अकेला ड्वार्फ है, तो ये हो गया फिनोटिपिक। अब जीनोटिपिक क्या होता है, जो हम नहीं देख सकते, जो उसका जीनोटाइप है, जो उसके जीन है वो। तो देखो एक प्रकार का जीन तो ये हो गया, ये दोनों सेम हो गए, और ये तीसरे प्रकार, तीन प्रकार के जीन, और किस रेशो में है, एक तो कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक स्मॉल टी है। मतलब जीनोटिपिक रेशो क्या हो गया 1:2:1। ये दोनों आप याद रखना, 3:1 और 1:2:1। क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने कितने कैरेक्टर लिए हैं, एक कैरेक्टर लिया है हमने, मतलब ये कैसा क्रॉस हो गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशो क्या है 3:1, और जीनोटिपिक रेशो क्या है 1:2:1। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि बताइए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशो 3:1 और जीनोटाइप रेशो 1:2:1। अच्छा, ये जो लाइन वाली जो चक्कर है ये इस तरह का पूरा एकदम ध्यान में समझ में नहीं आ रहा, इससे बचने के लिए एक वैज्ञानिक है पनेट, जिन्होंने चेकर बोर्ड मेथड बनाया है। क्या बनाया है, चेकर बोर्ड मेथड, जिससे हम प्रोजेनी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चेकर बोर्ड मेथड में क्या है, उन्होंने कहा कि जो गैमीट बन रहे हैं ना उनको एक तरफ लिख लो, जैसे कि मान लो मेल गैमीट यहाँ लिख लो और फीमेल गैमीट यहाँ लिख लो, जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ लिखो और लाइन खींच दो। ये क्या बन गया, चेकर बोर्ड मेथड। एक तरफ इसको लिखो कैपिटल टी, एक तरफ इसको लिखो स्मॉल टी, फिर इसको लिख दो कैपिटल टी, फिर इसको लिख दो स्मॉल टी। ये बन गए, वही चरण बन गए। इसको क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड मेथड। ये साफ सुथरा तरीका है। इसमें क्या है, ये दुनिया भर की लाइन है यहाँ से वहाँ, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो सिंपल तरीका कौन सा है, ये चेकर बोर्ड मेथड। इसको याद रखना, ये किस वैज्ञानिक ने दिया था, पोनेट ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ से भी वही चीज़, ये कैसा है, टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये क्या है, ड्वार्फ। तो 3 टॉल हो गए और 1 ड्वार्फ हो गया। रेशो क्या आ गया 3:1। बात समझ में आ गई। ये तो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमने क्या समझ लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बात करते हैं अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी काम करेगा जब तक कि वहां पर 2 जीन को हम स्टडी ना करें। मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करता है, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो हर जगह काम करेगा, चाहे मोनो हाइब्रिड हो, चाहे डाई हाइब्रिड हो, चाहे ट्राई हाइब्रिड हो, चाहे टेट्रा हाइब्रिड हो। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, कोई सा भी हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर जगह काम करता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड से शुरुआत होगी उसकी समझने की, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कम से कम डाई हाइब्रिड कंडीशन होनी चाहिए, मतलब 2 जीन को जब एक साथ स्टडी करेंगे तभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझ पाएंगे। तो क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, स्वतंत्रता, ठीक। और असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, अलग होना। मतलब यहाँ पर कुछ है जो अलग हो रहा है, वो भी स्वतंत्रता के साथ, पूरी आज़ादी के साथ अलग हो रहा है। समझो इस चीज़ को। यहाँ पर कोई भी 2 कैरेक्टर ले लो, मान लो कि हमने एक तो टॉल तो ले लिया, और मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं राउंड सीड है और टॉल प्लांट है, ठीक है, 2 ले लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्वार्फ प्लांट होगा और रिंकल्ड सीड होगा, मुरझाया हुआ सीड होगा। कोई भी मान लो कि टॉल के लिए अपन कैपिटल टी, इसके लिए कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल आर।
होमोजाइगस है, मेंडल ने हमेशा होमोजाइगस कैरेक्टर को ही स्टडी किया है। तो ये कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, होमोजाइगस। अब देखो ये कैसा है, पूरा होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, मतलब ना यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम करेगा और ना ही यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन होना ज़रूरी है, तभी वहाँ पर ये दोनों लॉ काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो लॉ काम ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो गैमीट बनाएगा उसके अंदर सीधी सी बात है, एक कैपिटल टी आ जाएगा, एक कैपिटल आर आ जाएगा। यहाँ पर जो इसके फीमेल गैमीट बनेंगे उसके अंदर स्मॉल टी होगा और स्मॉल आर होगा। उसके बाद इनका क्रॉस पॉलिनेशन कराओगे तो ये आपस में मिलेंगे। अब इसको जो F1 अपन लिखेंगे यहाँ पर, उसको लिखने का तरीका समझो। पहले आप कैपिटल टी लिखोगे, फिर उसका स्मॉल टी लिखोगे, फिर इसका कैपिटल आर लिखोगे, फिर उसका स्मॉल आर लिखोगे। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये तरीका लिखने का गलत है। तरीका कौन सा सही है? ये वाला, इन दोनों को साथ में लिखना है, इन दोनों को साथ में लिखना है। सही तरीके से लिखना ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ पर F1 में क्या बन जाएगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये तो रहा F1, ठीक है। अब बताओ ये F1 कैसा होगा? कैपिटल टी है मतलब एक तो ये टॉल होगा, और कैपिटल आर है मतलब ये राउंड भी होगा। यानी कि F1 कैसा है? टॉल, राउंड। यहाँ पर वही लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर गया, रिसेसिव वाला डोमिनेंस काम कर गया। अब ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर F1 से क्या होगा? यहाँ पर F2 बनेगा, मतलब इसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराएगी। मेंडल ने क्या किया? इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, मतलब इसका क्रॉस इसी के साथ। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका क्रॉस कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर के साथ होना है। ये कैसी है? हेटेरोजाइगस। ये भी कैसा है? हेटेरोजाइगस। मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी काम करेगा और साथ ही साथ यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी काम करता है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देख लो, एक सिंपल सी लाइन में, इससे ज़्यादा सिंपली मैं और तरीके से समझा नहीं सकता। बड़ी सिंपल सी बात है, वो मैं आपको बताता हूँ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? कोई सा भी एलील हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात हो रही है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में हर एक जीन के हर एक एलील के पास, ध्यान से सुनना, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस मतलब जब अलग अलग जीन हो, अलग अलग एलील हो जीन के अंदर, उसे कहते हैं हेटेरोजाइगस। जैसे कि ये होमोजाइगस है, ये कैसा है? हेटेरोजाइगस है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हर एक जीन के हर एक एलील के पास ये पूरी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्रता, ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो अलग होकर किसी दूसरे जीन के एलील के साथ जुड़ सकता है। फिर से सुनो, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्रता, असॉर्टमेंट का मतलब अलग होना। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि हर एक जीन के हर एक एलील के पास ये पूरी आज़ादी है, पूरी स्वतंत्रता है कि वो किसी दूसरे जीन के एलील के साथ जुड़ सकता है। वही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। बात समझ में आ गई? बड़ी छोटी सी बात है। अब ये काम कैसे करता है देखो, ये एक जीन ये रहा, दूसरा जीन ये रहा, इसके पास कितने एलील हैं? 2 एलील हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसके पास भी कितने एलील हैं? 2 एलील हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ पर भी 2 जीन हैं, इसके पास कितने? कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसके पास कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? फिर से रिपीट करूंगा उसी चीज को। हर एक जीन के हर एक एलील के पास ये पूरी स्वतंत्रता है कि वे किसी दूसरे जीन के एलील के साथ जुड़ सकते हैं। आ रहा है कुछ समझ में? मतलब ये यहाँ भी जुड़ेगा, ये यहाँ भी जुड़ेगा, ये इसके साथ भी जुड़ेगा, ये इसके साथ भी जुड़ेगा। ये तमाम तरह की इस तरह की, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो, ये वही दुनिया भर का ये पूरा लाइन वाइन का कन्फ्यूजन है। यहाँ पर एक सबसे अच्छा तरीका है फॉर्क लाइन मेथड। कौन सा तरीका है? फॉर्क लाइन मेथड। ये फॉर्क लाइन मेथड से आप गैमीट बना सकते हो। देखो, गैमीट जो होते हैं ना, कितने प्रकार के गैमीट बनने हैं ये डिपेंड करता है कितने प्रकार के उसके अंदर एलील है। जैसे हमने बात की थी कैपिटल टी, स्मॉल टी। बताओ कितने प्रकार के एलील हैं? 2 प्रकार के, 1 और 2, मतलब 2 प्रकार के गैमीट बने थे, एक कैपिटल टी वाला, एक स्मॉल टी वाला। यहाँ पर कितने प्रकार के हैं? 1 एलील, दूसरा एलील, तीसरा एलील, 4 एलील। 4 एलील हैं, चारों ही अलग अलग हैं, मतलब यहाँ पर 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। और वो 4 प्रकार के गैमीट कैसे होंगे?
उसके लिए ये वाला मेथड बहुत आसान है। कौन सा वाला? फॉर्क लाइन मेथड। क्या होता है इसमें? सबसे पहले तो पहला वाला जो शब्द है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको लिखो अलग अलग। पहले कैपिटल टी लिख लो और फिर स्मॉल टी लिख दो, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। ये क्या किया मैंने? जो पहला जीन था उसका एक कैपिटल लेटर यहाँ लिख दिया, एक स्मॉल लेटर यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर जो दूसरा जीन था उन दोनों को मैंने ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया। करके देखो यहाँ पर क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल आर। यहाँ पर क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल आर। यहाँ पर देखो स्मॉल टी कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल आर। कितने प्रकार के गैमीट बन गए? 4 प्रकार के गैमीट। मतलब ये कितने प्रकार के गैमीट बनाएगा? 4। सेम चीज़ यहाँ पर है, मतलब ये भी 4 प्रकार के गैमीट बनाएगा। ये लो, ये इसने भी कितने प्रकार के गैमीट बनाए? 4 प्रकार के। अब वही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम करेगा। हर एक गैमीट जो है वो किसी के साथ भी फ्यूज हो सकता है। हर एक गैमीट किसी के भी साथ फ्यूज हो सकता है। अब वही चीज़ है यहाँ पर भी देखो, इस तरह की ये लाइनों से बचने के लिए अपन क्या चीज़ यूज़ करें? चेकर बोर्ड मेथड, जो भी बताया था मोनोहाइब्रिड में। तो चेकर बोर्ड मेथड चलो इसमें बन जाएगा, इधर बनाते हैं। फॉर्क लाइन मेथड का यूज़ होता है गैमीट बनाने में, चेकर बोर्ड मेथड का यूज़ करते हैं प्रोजेनी बनाने में। तो चेकर बोर्ड मेथड का यूज़ करते हैं। चलो बहुत आसान तरीका है चेकर बोर्ड में। 4 प्रकार के गैमीट थे, कौन कौन से? कैपिटल टी। चलो फिर से बना लेते हैं। रटना आपको कुछ भी नहीं, ध्यान रखना, रटोगे तो गए। एक बनेगा आपका कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये 4 प्रकार के गैमीट हैं, यही 4 ये भी बनाएगा। तो एक तरफ तो लिख लो इनको, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। एक तरफ लिख लो इनको, इसके भी 4 बनेंगे। तो यहाँ पर अपन मान लो कि मेल लिख लिया, वहाँ पर फीमेल लिख लो। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। बना दो लाइन। ये बन गया चेकर बोर्ड मेथड। अब बस क्या है, बड़ा सिंपल है। एक बार पहले इसको लिख लो पूरे को, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर। फिर इसको लिख लो कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर इसको लिख लो स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर। फिर इसको लिख लो स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इनको लिख लो, ये क्या है? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर। फिर इसको लिख लो कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर इनको लिख लो स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर। फिर इनको लिखो स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। बन गए 16 प्रकार के गैमीट। ये सबसे शानदार तरीका है, इसी को कहते हैं चेकर बोर्ड मेथड। क्या कहते हैं इसको? चेकर बोर्ड मेथड। ये कितने बन गए? काउंट करो, 16। यानी कि डाई हाइब्रिड, ये कौन सा क्रॉस पढ़ रहे हैं अपन? डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में प्रोजेनी कितनी बनती हैं? 16 प्रोजेनी बनती हैं। वहीं मोनो हाइब्रिड में कितनी प्रोजेनी थी? 4। मोनो हाइब्रिड में कितनी प्रोजेनी बनती हैं? मोनो हाइब्रिड में F2 जनरेशन में 4 प्रोजेनी बनती हैं। ये F2 जनरेशन की बात हो रही है। 16 कहाँ पर? F2। तभी तो वहाँ पर था 3:1। 3:1 का मतलब क्या हो गया? 3 + 1 4। यहाँ पर अपना 16 प्रोजेनी है, मतलब इसके जो रेशो आएंगे उनका टोटल 16 होना चाहिए। निकाल लो रेशो। क्या रेशो होगा? फिनोटिपिक रेशो क्या होगा और जीनोटिपिक रेशो क्या होगा? देखते जाओ, बताओ ये कैसा होगा। कैपिटल, जहाँ कहीं पर भी कैपिटल टी है वो टॉल हो जाएगा, कैपिटल आर है वो राउंड हो जाएगा। तो ये कैसा होगा? टॉल राउंड। ये भी कैसा होगा? टॉल राउंड। ये भी कैसा होगा? टॉल राउंड। ये भी कैसा होगा? टॉल। लेकिन यहाँ पर अरे कैपिटल आर है तो ये भी कैसा होगा? टॉल राउंड। ये भी कैसा होना है? टॉल। और यहाँ पर कैपिटल आर भी है तो राउंड। यहाँ पर कैपिटल टी है टॉल, लेकिन कैपिटल आर नहीं है।
यहाँ पर कैपिटल टी है मतलब टॉल तो रहेगा, लेकिन कैपिटल आर नहीं है, यहाँ पर क्या स्मॉल आर है, मतलब ये कैसा हो जाएगा रिंकल्ड, टॉल रिंकल्ड। ठीक है, ये कैसा होगा टॉल, लेकिन कैपिटल आर भी है तो ये राउंड। यहाँ पर टॉल, अब देखो यहाँ पर कैपिटल आर फिर से नहीं है, मतलब ये कैसा हो जाएगा रिंकल्ड, मुरझाया हुआ। यहाँ पर देख लो कैपिटल टी है मतलब टॉल और राउंड, ये कैसा है टॉल और राउंड। ये देख लो यहाँ पर तो कैपिटल टी नहीं है, मतलब ये टॉल नहीं है, ये कैसा है ड्वार्फ है, लेकिन कैसा है राउंड है। यहाँ पर भी कैपिटल टी नहीं है, मतलब ये भी कैसा है ड्वार्फ है, और लेकिन कैपिटल आर है, मतलब ये कैसा है राउंड है। यहाँ पर देख लो कैपिटल टी है, मतलब ये हो गया टॉल और राउंड। ये यहाँ पर कैपिटल टी है मतलब टॉल है, लेकिन कैपिटल आर नहीं, मतलब ये कैसा है रिंकल्ड है। यहाँ पर देख लो कैपिटल टी नहीं है, मतलब ये कैसा होगा ड्वार्फ, लेकिन कैपिटल आर तो है तो ये हो गया राउंड। और ना यहाँ पर तो ना कैपिटल टी है ना कैपिटल आर है, मतलब ये ड्वार्फ और रिंकल्ड। अब गिन लो कौन कितने प्रकार के हैं, आपको रेशो मिल जाएगा। टॉल राउंड वाले काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यही है, मतलब 9 तो है अपने कैसे टॉल राउंड। और देखो टॉल रिंकल्ड काउंट करो, टॉल रिंकल्ड 1, टॉल रिंकल्ड 2, टॉल रिंकल्ड 3, मतलब 3 तो है अपने टॉल रिंकल्ड। और देखो ड्वार्फ राउंड काउंट करो, 1, ड्वार्फ राउंड 2 और ड्वार्फ राउंड 3, 3 तो हो गए ड्वार्फ राउंड। अब बचा कौन सा, अकेला एक ड्वार्फ टॉल, ये हो गया आपका ड्वार्फ रिंकल्ड। मतलब फिनोटाइपिक रेशो क्या आएगा 9:3:3:1। और जीनोटाइपिक रेशो ये काउंट करने पड़ेंगे। अब देखो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब चाहिए तो मैंने बात की किसकी, डाई हाइब्रिड क्रॉस की, ये तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको एग्जाम में इस तरीके से ये नहीं निकालना, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे निकालोगे। आपको सिर्फ मोनो हाइब्रिड का याद रखना है और बाकी के आप सभी निकालोगे। और मोनो हाइब्रिड का तो आप याद कर ही सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो मोनो हाइब्रिड के अंदर क्या था, फिनोटाइपिक रेशो क्या था 3:1, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशो क्या है 1:2:1। तो फिनोटाइपिक क्या है 3:1, जीनोटाइपिक क्या है 1:2:1। हमको निकालना है डाई हाइब्रिड का, बताइए डायरेक्ट बिना वो चेकर बोर्ड मेथड यहीं से अपन कर सकते हैं। डाई हाइब्रिड का निकालना है, फिनोटाइपिक बताओ तो 3:1 का कर दो क्या स्क्वायर, मतलब 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1, मल्टीप्लाई करो 9 आ गया, फिर मल्टीप्लाई करो 3 आ गया, फिर 1 का मल्टीप्लाई करो 3 आ गया, और 1 का मल्टीप्लाई करो हो गया कम। ऐसे बताओ जीनोटाइपिक रेशो, इसका भी मल्टी स्क्वायर करो, यानी कि 1:2:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:2:1। पहले 1 का मल्टीप्लाई करो तीनों में 1 2 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो तीनों में 2 4 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई करो 1 2 1। ये रहा जीनोटाइपिक रेशो किसका, डाई हाइब्रिड का। ऐसे कोई पूछ ले बताओ ट्राई हाइब्रिड का बताइए, ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक बताओ, तो वही 3:1 का मल्टीप्लाई करना है अपन को 3 बार, मतलब 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1। पहले इन दोनों को निपटाओ, क्या आएगा 9:3:3:1 जो अपन ने कर लिया था, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3:1। बड़ा सिंपल हो गया। पहले 9 का करो इसमें, या फिर इधर को इसको इधर ले लो, 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 9:3:1। पहले 3 का करो 9 है 27, फिर इसका करो 9, फिर 9 और फिर आएगा 3, फिर 1 से करेंगे तो 9 3 3 1। ये अपना ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। ज़्यादातर तो आपको डाई हाइब्रिड तक ही पूछते हैं कि डाई हाइब्रिड में फिनोटाइपिक रेशियो क्या है 9:3:1। फिनोटाइपिक तो पूछते ही नहीं है। फिनोटाइपिक अगर जीनोटाइपिक पूछना होगा तो खाली मोनो हाइब्रिड का पूछ लेंगे। ये तो दोनों लॉ थे जो किसने दिए थे, मेंडल ने, ठीक है। बात समझ में आ गई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो मेंडल की मृत्यु हो गई थी 1884 में,
ठीक, उनके इन एक्सपेरिमेंट को किताबों में ही रह गए, किसी को पता नहीं चला, किसी ने भी इनके एक्सपेरिमेंट को महत्व नहीं दिया। उसके पीछे बहुत सारी वजह थी, जैसे कि हॉकवीड पर इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो फेल हो गए, ठीक है। हनी बी पर एक्सपेरिमेंट किया तो फेल हो गए, तो इनको ऐसा लगा कि शायद मेरा एक्सपेरिमेंट गलत है। दूसरा कि इन्होंने पब्लिसिटी नहीं करी। तीसरा, इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ किया, वो लोगों को समझ नहीं आया, और बहुत सारे कारण थे, तो वो आपके मतलब के नहीं है। बस इतना समझो कि इनके एक्सपेरिमेंट को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 1866 में पब्लिश हो गया था, ठीक 34 साल बाद। कितने साल बाद? आफ्टर 34 ईयर। एक्सपेरिमेंट उनका कब पब्लिश हो गया था? 1866 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन के 4th वॉल्यूम में पब्लिश हो गया था। अब 1900 में, 34 साल बाद, मतलब बात कब की है ये? 1900 की। 3 वैज्ञानिक हैं, एक है कार्ल कोरेन, दूसरा है हिगो डी ब्रीस और तीसरा है शर्माक। 3 वैज्ञानिक, नाम याद रखना, कार्ल कोरेंस, हिगो डी ब्रीस और शर्माक। कार्ल कोरेन जर्मनी के थे, हिगो डी ब्रीस हॉलैंड के थे और शर्माक ऑस्ट्रिया के थे। जगह का नाम याद रखना है तो रखो, नहीं तो मत रखो। क्या हुआ? इन तीनों के दिमाग में भी वही चीज़ थी जो मेंडल ने खोजी थी, ठीक है, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि जो ये खोजने जा रहे हैं वो ऑलरेडी मेंडल खोज चुका है। जैसे आज के दौर में क्या होता है, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, अगर आप में से कुछ MSc PhD वाले बच्चे होंगे तो वो जानते होंगे, हम जब कोई रिसर्च करते हैं, थीसिस वर्क करते हैं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? रेफरेंस देखते हैं हम लोग कि हम जो रिसर्च करने वाले हैं वो रिसर्च ऑलरेडी कितने वैज्ञानिक कर चुके हैं, वहाँ से रेफरेंस हम लेते हैं, उसी बेसिस पर हम अपनी भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो ये 3 थे, इन तीनों के दिमाग में वही चीज़ थी जो मेंडल कर चुका था, वही रिसर्च ये भी करने वाले थे, तो इन्होंने भी रेफरेंस ढूंढे। जब ये रेफरेंस ढूंढ रहे थे ना, तब इनके हाथ में क्या लग गया? मेंडल का वो पेपर जो 1866 में पब्लिश हो गया था। उसके बाद इन तीनों को महत्व समझ आया कि जो चीज़ हम डिस्कवर करने की सोच रहे थे वो चीज़ तो ऑलरेडी मेंडल नाम का व्यक्ति 1866 में डिस्कवर करके जा चुका है। बात समझ में आ गई? मतलब इन तीनों को ही मेंडल की रीडिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। यहां से क्वेश्चन आता है। मतलब जेनेटिक्स की जो नींव थी वो तो 1866 में रख दी थी, लेकिन जेनेटिक्स का जन्म कब हुआ? 1900 में आके। बात समझ में आ गई मैंने क्यों कहा था जेनेटिक्स की नींव और जेनेटिक्स का जन्म? तो जेनेटिक्स की नींव कब रख दी थी? 1866 में, लेकिन जन्म कब हुआ? 1900 में आके। किन की वजह से? इन तीनों की वजह से, कार्ल कोरेंस, हिगो डी ब्रीस और शर्माक। सॉरी, इन तीनों ने मेंडल के उस पेपर को रीडिस्कवर किया। अब चूंकि मेंडल का जो पेपर था वो तो जर्मन भाषा में था, ठीक है, तो उस वक्त एक वैज्ञानिक थे वेटसन, इनका बहुत बड़ा योगदान है मेंडल को पॉपुलर करने में। वेटसन ने क्या किया? मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसको फिर से फॉलो किया, फिर से किया, सारी चीज़ें करके देखी, 3:1, 9:3:1, 1:2, सारी चीज़ें उन्होंने करके देखी, सब कुछ सही सटीक था जैसा उन्होंने पेपर में बताया था, सब कुछ वही हुआ। और वेटसन ने इस जर्मन भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। उसके बाद से तो क्रांति आ गई, लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया इनकी रिसर्च में, और वहीं से लोगों ने माना कि हाँ, जेनेटिक्स के जो सिद्धांत हैं, जो मेन जो प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वही जेनेटिक्स का आधार है। और वो किसने दिया था? मेंडल ने। और वहीं से मेंडल को उपाधि दी गई फादर ऑफ जेनेटिक्स की। ठीक, तो रीडिस्कवरी कब हुई? 1900 में आके कार्ल कोरेंस, हिगो डी ब्रीस और शर्माक ने। ठीक है, अच्छा, कमाल की बात तो ये है कि ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन जेनेटिक्स शब्द नहीं था उस वक्त, जेनेटिक्स नाम का कोई शब्द था ही नहीं। ये जेनेटिक्स नाम का शब्द वेटसन ने 1905 में दिया है, यानी जो जेनेटिक्स जो टर्म है, जेनेटिक्स जो शब्द है वो तो वेटसन ने 1905 में दिया है। अच्छा, ऐसे ही उस टाइम पर ये जीन, एलील, ये शब्द भी नहीं थे, जबकि मेंडल तो इन सबको स्टडी कर चुका था। ये सारी चीज़ें तो थी ही नहीं, मेंडल इन सबको स्टडी कर रहा था। तो उस वक्त मेंडल क्या कहता था इन सब चीज़ों को? 2015 में एक पेपर अपना एग्जाम हुआ था असिस्टेंट सीट सर्टिफिकेशन ऑफिसर का व्यापम की तरफ से, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि मेंडल ने जीन शब्द को किस नाम से कहा है अपने पेपर में। तो मेंडल ने जीन को क्या कहा है? फैक्टर या फिर एलिमेंट। तो मेंडल ने जीन को क्या कहा है अपने एक्सपेरिमेंट में? फैक्टर या फिर एलिमेंट। ये जीन शब्द तो बाद में जॉनसन ने दिया था। ठीक है, तो ये तो बात थी हमने किसकी? मेंडल के एक्सपेरिमेंट की। इसी को कहते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। अब बात कर लेते हैं मेंडल के एक्सेप्शंस की।
इसमें से मेंडल का जो दूसरा नियम है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो यूनिवर्सल नहीं है, उसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका एक्सेप्शन है लिंकेज। वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, इसको आप याद रखना। मेंडल का जो दूसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक एक्सेप्शन है लिंकेज। वो लिंकेज पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी अपवाद नहीं है, कोई भी एक्सेप्शंस अभी तक नहीं है, इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ है। वहीं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कुछ अपवाद हैं, इसलिए उसको यूनिवर्सल लॉ नहीं कहा गया है। अब देखो यहां पर बात करते हैं अपन एक्सेप्शंस की, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल। मेंडल के अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, एक्सटेंशन क्या है। एक मिनट, चलिए सब कुछ ठीक है। तो मेंडल के एक्सेप्शंस की बात करते हैं। देखो यहां पर ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यहां पर दो तरह के एक्सेप्शंस आपको पढ़ने हैं। एक होता है इंटर एलिलिक, ठीक, और दूसरा होता है इंट्रा एलिलिक, ठीक है। ये एक्सेप्शंस है। यहाँ पर कंसेप्ट को समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर एक का अलग अलग कंसेप्ट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना नहीं आता। आपको यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वही आप समझिए। लेकिन जब हम ICR नेट की तैयारी करें जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से, अगर हम SRF की तैयारी करें तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट भी। लेकिन जनरल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें इनके एक्सेप्शन के कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इंटर एलिलिक का मतलब क्या है, देखो जैसे एक जीन है, एक जीन के अंदर यूजुअली कितने एलील होते हैं, 2। जैसे कि मान लो कैपिटल R और स्मॉल r है, ठीक है। जीन कितना है, जीन तो एक ही है। इस जीन के अंदर 2 एलील हैं, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। जब मेंडल ने क्या कहा था कि ये जीन ना ही इसको कोई फर्क पहुंचाएगा और ना ही ये वाला जीन इसको कोई अफेक्ट पहुंचाएगा, मतलब ये दोनों अपने अपने प्योर फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहा था हमने। तो ये कैपिटल R ना ही इसको कोई अफेक्ट पहुंचाएगा और ना ही स्मॉल r कैपिटल R को कोई अफेक्ट पहुंचाएगा। ये दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी, ये कहा था मेंडल ने। एक्सेप्शन में क्या होता है, ये कैपिटल R इसको अफेक्ट पहुंचाता है, ये स्मॉल r इसको अफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है। तो एक ही जीन के 2 एलील जब आपस में अफेक्ट करें एक दूसरे को तो उसको कहते हैं इंटर एलिलिक, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें लाइक कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर 2 जीन हैं और इसके अंदर भी 2 जीन हैं। यहाँ पर मान लो ये वाला एलील दूसरे जीन के एलील को अफेक्ट पहुँचाए तो उसे कहेंगे इंट्रा एलिलिक। मतलब यहाँ पर जो जीन है वो अलग है और यहाँ पर जो जीन है वो सेम है, बस यही अंतर है दोनों के अंदर। इंटर एलिलिक में जीन सेम होता है और इंट्रा एलिलिक में जीन डिफरेंट होता है। यहाँ पर बस आप 2-3 एग्जाम्पल याद रखो। एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब क्या है, जैसे कैपिटल T स्मॉल t है तो कैपिटल T अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इनकम्प्लीट में क्या है, कैपिटल T पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करता, वहाँ पर स्मॉल t भी खुद को एक्सप्रेस कर लेता है। तो जो प्लांट टॉल होना चाहिए था वो प्लांट कैसा हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। जैसे कैपिटल T स्मॉल t है, अभी तक हम क्या कह रहे थे कि ये टॉल है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखता, ये भी थोड़ा सा प्रभाव दिखा देता है, मतलब दोनों अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो वो टॉल होने की जगह प्लांट कैसा हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। ये एक तरह का क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। सिर्फ रेशो आप लोग याद रखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, इनका फिनोटिपिक रेशो, बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं। फिनोटिपिक रेशो इसमें भी और इसमें भी, बस वो आपको सीधे सीधे याद रखना है और कुछ भी याद नहीं करना यहाँ पर। तो फिनोटिपिक रेशो मैं आपको बताता हूँ, बस वो आप देखते जाओ और वो आप रट लेना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशो 1:2:1। याद करो मेंडल का क्या रेशो था, 3:1। यहाँ पर क्या आ रहा है, 1:2:1, ठीक है। दूसरा है कोडोमिनेंस, ये तो बहुत सिंपल है, तीनों ही बहुत सिंपल है। इसका रेशो भी क्या है, 1:2:1। और तीसरा है ओवर डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस का रेशो भी क्या है, 1:2:1। इसमें तो कुछ है ही नहीं। इनकम्प्लीट, कोडोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, तीनों का रेशो क्या है, 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। यहाँ पर याद करने वाली चीज़, यहाँ पर 4-5 चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहला एक है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, इसका रेशो क्या है, 9:7। ये याद रखें, बस इतना याद रखना है। इनका टोटल क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। 9 और 7 कितने होते हैं, 16।
ध्यान रखना इनका टोटल क्या होना चाहिए 4, इनका टोटल कितने भी पढ़ेंगे अपन। इंट्रा एलिलिक मतलब 2 जीन की बात तो कम से कम करनी पड़ेगी, और 2 जीन मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितने बनेंगे 16, तो टोटल 16 होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन 9:7। एक है सप्लीमेंट्री, अब बार बार जीन एक्शन नहीं लिखूंगा, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन होता है 9:3:4, 16 होगा, देखो काउंट करो। एक है आपका डुप्लीकेट जीन एक्शन, रेशो क्या होगा 15:1। चौथा है आपका इनहिबिटरी जीन एक्शन, रेशो क्या है 13:1। और पांचवा है पॉलीमेरिक जीन एक्शन, इसका रेशो है 9:6:1। ये आप लोग याद रखना। कितने एक मिनट, हाँ जी एकदम ठीक चला। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन 9:7, सप्लीमेंट्री 9:3:4, डुप्लीकेट 15:1, इनहिबिटरी 13:1, पॉलीमेरिक 9:6:1। रट लेना इनको, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। ठीक, अब आ जाओ मल्टीपल एलील। ये मल्टीपल एलील क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन जो होती है, जनरल कंडीशन जो होती है, उसमें एक जीन के अंदर कितने एलील होते हैं 2 एलील। जैसे हाइट का था तो कैपिटल टी हो गया और स्मॉल टी हो गया, मतलब जीन तो एक है लेकिन एलील कितने हैं 2। ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर कहीं पर किसी एक जीन में 2 से ज़्यादा एलील हो तो उसे कह देते हैं मल्टीपल एलील। मोर देन 2 एलील पर जीन, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप याद रखना ABO ब्लड ग्रुप। कितना वो सॉरी क्या आपको याद रखना है यहाँ पर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का। अच्छा, ये तो हमने ह्यूमन बीइंग की बात करी, प्लांट के अंदर भी तो रखो। प्लांट के अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपना सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है ना प्लांट के अंदर, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। बात समझ में आ गई ना? बस कुछ नहीं है। अच्छा, एपीस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक जीन क्या होते हैं? ये जो हमने पढ़ा ना इंटरेक्शन, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाला जीन क्या कर रहा है, इसके जीन को अफेक्ट कर रहा है। इस जीन को क्या बोलेंगे एपीस्टैटिक जीन, और जो जीन अफेक्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एपीस्टेसिस। बहुत सिंपल है, जब एक जीन दूसरे जीन पर प्रभाव डालता है तो उसे कहते हैं एपीस्टैटिक जीन, और जिस जीन पर प्रभाव डाला जा रहा है उसे कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। उस एपीस्टैटिक जीन वाले प्रोसेस को कहते हैं एपीस्टेसिस। क्लियर? अब आ जाओ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यहीं देख लेते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, 2-3 बातें हैं बस, वही आपको याद रखनी है। पहली चीज, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किसने डिस्कवर्ड किया था? वैज्ञानिक हैं कार्ल कोरेन। प्लांट कौन सा है? मिराबिलिस जलापा, जिसको 4O क्लॉक प्लांट भी कहते हैं। ठीक, पहला पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे। अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जीन जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उसको कहते हैं इनहेरिटेंस, या फिर उसको कहते हैं अपन हेरिडिटी। व्हेन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसे क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो जो जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, ये जीन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है, वही डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अब आपको मैंने बताया था सेल बायोलॉजी में कि जो डीएनए होता है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, डीएनए क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। तो जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर है वही तो साइटोप्लाज्म का डीएनए है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है। तो इनके अंदर जो डीएनए है वो कौन सा डीएनए है? साइटोप्लाज्मिक डीएनए। तो ये डीएनए भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। तो जब ये डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा उसी को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, इनको प्लाज्मा जीन भी कहते हैं। और चूंकि ये वाले जीन न्यूक्लियर से अलग जीन है, इसलिए इस इनहेरिटेंस को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर
इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मैटरनल अफेक्ट आता है, मतलब मदर की तरफ से। इसमें कौन सा अफेक्ट आता है? मैटरनल अफेक्ट, मदर की तरफ से अफेक्ट आता है। इसमें फादर का अफेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं होता? सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, जैसे कि अपन लोगों में देख लो, चलो प्लांट की बात करते हैं अपन तो। जैसे प्लांट के अंदर ये रहा एग, ठीक है, ये रहा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में क्या होता है? एक छोटा सा न्यूक्लियस ही होता है बस। पोलन ग्रेन का क्या है भाई? एक छोटा सा न्यूक्लियस है। पोलन जो होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। साइटोप्लाज्म किसका होता है? एग का। ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म हमेशा कहाँ से आता है? फीमेल से आता है। जैसे हम लोग भी, अगर मैं बात करूँ अपनी, मेरे अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो किसका है? मेरी मदर का है, मेरे फादर का नहीं है। फादर से क्या आया है? सिर्फ स्पर्म। ठीक है, ऐसे ही प्लांट की अगर हम बात करें, प्लांट से क्या आता है? सिर्फ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में क्या है? उसका सिर्फ न्यूक्लियस, उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता। साइटोप्लाज्म का जो कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों का जब फ्यूजन होगा और जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो पूरा की पूरा साइटोप्लाज्म किसका है? फीमेल का। मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कौन सा अफेक्ट होता है? मदर अफेक्ट, जिसको अपन मदर अफेक्ट तो ऐसे कोई टर्म नहीं है, इसको बोलते हैं मैटरनल अफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मैटरनल अफेक्ट। और एक ही पेरेंट का हो रहा है, मतलब सिर्फ फादर का नहीं हो रहा है, पर सिर्फ मदर का हो रहा है, इसलिए इसको यूनिपेरेंटल भी कहते हैं। यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस भी इसको कहा जाता है। क्लियर हुआ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? बस यही बातें आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में याद रखनी है। ठीक।